Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'll be explaining you chapter organizing. सबसे पहले कोई भी बिजनेस होता है तो हर एक बिजनेस में प्लान्स बनाए जाते हैं कि कैसे कैसे उसकी पॉलिसीज वर्क करेंगी, क्या क्या चीजें हमें करनी है. उसके बाद नेक्स्ट आता है फंक्शन मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है? ब्रिंगिंग द प्लान्स इनटू एक्शन, कि जो भी हमने प्लान्स बनाया है अब उन्हें एक्शन में लेकर आना कि कैसे कैसे वो प्लान्स वर्क. सो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन यही है. ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप. इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हों. दैट इनिशिएट्स, जो क्या बताता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, की जो भी हमने प्लान्स बनाए हैं क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं. अब कैसे इम्प्लीमेंट होंगे? बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, की जिनकी भी जॉब्स हैं वो सारी उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं, हेल्दी रिलेशनशिप बना रहे हैं या नहीं, और जितना भी काम हो रहा है वो सारे रिसोर्सेज हमारे इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं या नहीं. और अगर हो रहे हैं तो उसके बाद चेक करना कि जितने भी हमने प्लान्स बनाए हैं वो एज पर आवर गोल्स हों और हमारे गोल्स अटेन हो रहे हैं. ठीक है, तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन है पूरी. यही लिखनी है एग्जाम में. अब आते हैं स्टेप्स पे. स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हर एक चीज के स्टेप होते हैं, कैसे कैसे फॉलो करते हैं, कैसे कैसे देखते हैं कि वो चीज हो रही है या नहीं. ऐसी ऑर्गेनाइजिंग के भी कुछ प्रोसेस होते हैं कि कैसे कैसे वो वर्क कर रहा है और कैसे नहीं. सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. अगर ऑर्गेनाइज करना है कि जो भी हमारे प्लान्स बनाए उन्हें एक्शन पे लेकर आना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सबसे पहला स्टेप इस प्रोसेस में ऑर्गेनाइजिंग की क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना क्या क्या काम है और उसके बाद उस काम को डिवाइड करना. उसमें एक प्रिंसिपल भी पढ़ा था फ्योल के प्रिंसिपल में, फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क. सेम यही है, हर एक काम को इम्प्लीमेंट करना, आइडेंटिफाई करना क्या काम है और उसके बाद उस वर्क को डिवाइड कर देना ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो और बर्डन जो है वो एक ही इंडिविजुअल पे ना आकर सब में डिवाइड हो जाए. नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है? जैसे ही वर्क छोटी छोटी एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया, अब उसके बाद जो सिमिलर वर्क होते हैं जो एक ही ग्रुप में परफॉर्म किए जा सकते हैं उसके छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं कि वो हर एक ग्रुप जो है वो एक एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो उस ग्रुपिंग बनाने को अलग अलग एक ही एक्टिविटी जो सिमिलर नेचर की है उस ग्रुपिंग को बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन. सबसे पहले क्या करते हैं? वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं और डिवाइड करते हैं. डिवाइड करने के बाद जो सिमिलर वर्क होता है उसके डिपार्टमेंट्स बना देते हैं. तो नेक्स्ट होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन. नेक्स्ट वी हैव इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब है जितनी भी ड्यूटीज हैं हर एक डिपार्टमेंट की, हर एक मेंबर को उनके स्किल्स और कंपीटेंस के अकॉर्डिंग ही सारी ड्यूटीज असाइन करना और पोजीशंस भी देना ताकि वो वैसे ही वर्क कर सकें. नेक्स्ट वी हैव इज अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं फिजिकली यानी अवेलेबल रिसोर्सेज जिनके थ्रू हम वर्क कर सकते हैं उन सबका अरेंजमेंट करना. उसके बाद आता है इस्टेब्लिशिंग एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. ठीक है, अब किसके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप? की जो स्मॉल इंडिविजुअल्स होंगे. अब ये जो रिलेशनशिप होती है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये किसके बीच में होती है? सीनियर और जूनियर लेवल के बीच में, कि जो भी जूनियर्स होते हैं वो हर एक जूनियर जो है वो अकाउंटेबल होता है अपने सीनियर को, कि जो भी वो काम कर रहा है उसके सीनियर उससे किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके पास उसका आंसर होना चाहिए. तो एंड में ये देखते हैं कि अगर ये रिपोर्टिंग हो पा रही है पॉसिबल, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपना वर्क बिल्कुल सही से ऑर्गेनाइज कर किया हुआ है. तो यही सारे 5 बेसिक स्टेप्स थे जो कि प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का, कि ऐसे ऐसे हम चेक करते हैं कि वर्क जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है या नहीं और प्लान जो है वो एक्शन में आ रहे हैं या नहीं. अब आते हैं इम्पोर्टेंस पे. इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. अब ये ऑर्गेनाइजिंग करने के फायदे क्या क्या होते हैं, किस वजह से हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, इस सबको याद करने की एक शॉर्ट फॉर्म है ABCDE2O. E2 का मतलब है कि E के दो बार हैं. ठीक है, अभी हम देखते हैं कैसे कैसे. B से क्या है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि इससे क्या होगा? अगर एक ही इंडिविजुअल उस काम को लगातार करता रहेगा तो वो अपने काम के अंदर स्पेशलाइज हो जाएगा और उसे वो सारे काम बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे. तो इससे क्या होगा? उसकी प्रोडक्टिविटी इनहैंस होगी. हर एक वर्कर जो रेगुलर बेसिस पे जॉब कर पा रहा है वो अपना काम और अच्छे से कर पाएगा और स्पेशलाइजेशन आएगी और टास्क भी जल्दी कंप्लीट होगा.
तो सबसे पहला पॉइंट इसका यही है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप मतलब हर एक वर्क के अंदर एक सीनियर होता है और एक जूनियर होता है, तो उनके बीच की रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की, कि जूनियर वाला जो है वो सीनियर को रिपोर्ट देता है हर चीज की, वो पूरी क्लैरिटी में हो जाएगी, तो उससे वर्किंग रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज बिजनेस के पास अवेलेबल हैं, अगर प्लान्स के अकॉर्डिंग ही वर्क होगा तो सारे रिसोर्सेज अपने बेस्ट पॉसिबल यूज के अंदर काम कर पाएंगे और कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी वर्क की। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमम यूटिलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज अडेप्टेशन टू चेंज। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक है, जो लगातार चेंज होता रहता है, तो सेम जब भी ऐसा होगा कि सारे प्लान्स वर्क कर पाएंगे एक्चुअल में और ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंग सब चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में होगी, तो जो भी चेंजेस आएंगे हमारे एनवायरनमेंट में हम बहुत आसानी से उन्हें अडेप्ट कर पाएंगे और हमारी रिलेशनशिप भी स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, कि अगर सारे लोग अपनी वर्क और जॉब्स अपने अपने हिसाब से करेंगे और एज पर प्लान करेंगे तो वर्किंग रिलेशनशिप अच्छी होगी और मैनेजमेंट जो है उसके लिए हर एक चीज ईजी हो जाएगी और इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट हो पाएंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। हर एक इंडिविजुअल का भी डेवलपमेंट होगा। हर एक इंडिविजुअल का कैसे डेवलपमेंट होगा? ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, मैनेजर्स के लिए क्रिएटिविटी आती है। जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, और क्योंकि उनका वर्क जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। यूनिट्स मतलब एक इंडिविजुअल है, उसका काम होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन प्रोसेस था तो उसमें डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। तो हर एक पर्सन जो अपने एरिया या अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होता है उसके पास वो काम आ जाता है, और जो नहीं भी होते वो सीखने के थ्रू लगातार कर करके उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल का भी यानी पर्सनल का भी डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ आएगी, डाइवर्सिफाई होगा, तो नए नए चैलेंजेस वगैरह को एक्सेप्ट कर पाएंगे, नई नई चीजें ले पाएंगे और नई नई चीजों से इनोवेशंस बहुत ज्यादा करेंगे। तो इससे क्या होगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड होगी और उसकी बहुत बहुत सारी ग्रोथ होगी। तो ये सारे थे इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वी हैव इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन में कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है फ्रेमवर्क, जिसके अंदर कोई भी मैनेजरियल या ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। इसकी डेफिनेशन भी है यहाँ पे, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। कि जहां पर ये क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी फ्रेमवर्क है जिसके अंदर जो भी मैनेजरियल या ऑपरेटिंग टास्क है, मैनेजरियल मतलब जो डिसीजन मेकिंग के टास्क होते हैं, ऑपरेटिंग मतलब जो डे टू डे लाइफ के टास्क होते हैं, वो सब परफॉर्म किए जाते हैं। या फिर क्या लिख सकते हैं, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट डिफरेंट लेवल्स। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉलो किए जाते हैं, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, किस किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं, एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ज्यादातर सारी ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं दो स्ट्रक्चरल बेसिस के ऊपर कैटेगराइज्ड होती हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर। जो एक जैसे टाइप की जॉब्स हैं यानी उनका सेम काम है, उसको एक ही फंक्शन के अंदर डाल दिया। अब उस फंक्शन को भी, उसके अंदर भी और छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स निकाल दिए, जिन्हें हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर का नाम दे दिया। तो सबसे पहले क्या किया, कोई भी एक पर्टिकुलर जो भी चीज है उसका जो सेम नेचर के जॉब्स हैं उसे एक फंक्शन के अंदर डाल दिया, एक हेडिंग के अंदर। फिर उसके बाद उसके अंदर जो जो चीजें हो रही हैं उसकी सब हेडिंग्स निकाल दी और उसको डिवाइड कर दिया डिपार्टमेंट्स के अंदर। अभी मैं दिखाती हूँ एग्जाम्पल इसका। ये देखो फॉर एग्जाम्पल मैनेजिंग डायरेक्टर। ये क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर का एक ही काम होगा मैनेज करना, तो जो भी मैनेजिंग की चीजें हैं उसको एक ही हेड के अंदर डाल दिया। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड कर दिया, जैसे कि क्या, ह्यूमन रिसोर्स अलग कर दिया, मार्केटिंग का अलग कर दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग कर दिया, परचेजिंग अलग कर दिया। तो मेन हेड क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये एक फंक्शन हेड है। उसके बाद इस फंक्शन हेड के हमने क्या करे, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब ये जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स या डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स है, उसका जो हेड होगा वो किसे आंसरेबल होगा या अकाउंटेबल होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को। मार्केटिंग का भी हेड जो होगा वो मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो ये इसके छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बना दिए और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब अपने कोऑर्डिनेटिंग हेड को सारी रिपोर्ट्स देंगे। ठीक है, देखो इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अगर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे सामान बनता है, तो डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की फंक्शंस विल इंक्लूड, तो उसके अंदर क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर अगर हम दें तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है वो उसका फंक्शनल हेड होगा।
उसके अंदर छोटी छोटी चीजें आएंगी, जैसे प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट। तो ये सारे सब चीजों के क्या बन जाएंगे, डिपार्टमेंट्स। अब ये जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं वो किसे किसे अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल होंगे, पूरे ही डिपार्टमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर दिया। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, अगर हम फंक्शनल वो लेते हैं तो एक तो स्पेशलाइजेशन आएगा। स्पेशलाइजेशन मतलब हर एक डिपार्टमेंट, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट था ऊपर, तो उसके अंदर सारा ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड होगा, वो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होंगे, तो उनकी परफॉर्मेंस इनहैंस होगी, मैन पावर अच्छा होगा, एफिशिएंसी आएगी, यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क होगा, तो स्पेशलाइजेशन आएगा। नेक्स्ट है इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो आएगा क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ वही काम करेगा जो उसके डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हर तरीके की एफिशिएंसी अच्छी होगी कि वो काम जल्दी जल्दी कर पाएंगे क्योंकि वो अपने एरियाज या अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, तो इससे हमारे प्रॉफिट्स जो है वो इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट वी हैव इज मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। जब हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने लिए काम कर रहा है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला अपने लिए, तो कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज ईजियर। इसलिए ईजियर हो जाता है क्योंकि लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स हैं, जैसे मार्केटिंग वालों को उससे रिलेटेड ट्रेनिंग मिलेगी, रिसर्च वालों को उससे रिलेटेड, तो ट्रेनिंग भी कम होगी और वो जल्दी जल्दी फोकस उसी चीज पे होगा, तो जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट है इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। हर एक फंक्शन को पूरी अटेंशन मिलती है, परचेजिंग को अलग पूरी अटेंशन मिलेगी, मार्केटिंग को अलग, एचआर को अलग, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अलग। अब इसके हर चीज के डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अ फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। ये क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल का तो देखेंगे, ये क्या करेगा, ह्यूमन रिसोर्स को भी देखेगा, मार्केटिंग को भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी, परचेजिंग को भी, ठीक है, और डिपार्टमेंट होंगे उन्हें भी। लेकिन इससे क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के ऊपर तो ध्यान जाएगा, लेकिन ओवरऑल एंटरप्राइज के फोकस के ऊपर हो सकता है ध्यान ना जाए हर एक इंडिविजुअल की वजह से। नेक्स्ट है इट में लीड टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कोऑर्डिनेशन में अगर कोई चीज इधर उधर डिपार्टमेंट्स में जा रही है तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो। नेक्स्ट वी हैव इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो उसमें लड़ाइयां हो सकती हैं, भाई मुझे ऐसे काम कराना है, मुझे ऐसे काम कराना है। नेक्स्ट है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, जो पीपल होते हैं उन कईयों की सेम स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है, कुछ का परसेप्टिव नेचर होता है, तो ऐसा हो सकता है कि जो हेड्स हैं वो टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन के उससे वर्क ना कर पाए। तो फंक्शनल हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन बिकॉज दे आर अनेबल टू गैदर एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एरियाज। वो सिर्फ अपनी एक एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं और पूरे ओवरऑल मैनेजमेंट के बेसिस पे वो कुछ काम नहीं कर पाते। अब कहाँ पर हम ये फंक्शनल स्ट्रक्चर ले सकते हैं, वेर इट इज सूटेबल, ये बहुत ध्यान से करना है क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही आता है कि छोटे एंटरप्राइजेस दे देंगे क्वेश्चन में कि कोई एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अलग अलग डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन से वर्क होता है, तो बताओ कौन सी इसके अंदर स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए और उसके एडवांटेजेस हो। तो वो देखना है आपको कि कहाँ सूटेबिलिटी किसकी है, डिविजनल की है या फंक्शनल की है, और फिर वही लिखना है उसी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब देखो ये कहाँ सूटेबल है, इट इज मोस्ट सूटेबल व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। ये तब सूटेबल है अगर ऑर्गेनाइजेशन जो वो बहुत बड़ी हो, उसके अंदर बहुत डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हो रही हैं या ऑपरेशन हो रहे हैं और हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, तो सिर्फ वहीं पर ये सूटेबल है। अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, अब खुद ही देखो डिपार्टमेंट्स हम कहाँ बनाते हैं, जब कोई बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एक छोटा सा वर्क है, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है समझ लो, और वहां पर बस एक ही यूनिट प्रोड्यूस की जाती है, तो उसके लिए मैं कोई ये डिपार्टमेंट्स और इनमें डिवाइड इतना सारा काम थोड़ी ना करूंगी, एक दो पर्सन को रखूंगी और हर एक चीज को मैनेज कर लूंगी खुद ही। तो ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, डिपार्टमेंट्स में बनाना, हर एक हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज अलग अलग हो रही हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक बहुत बड़ा फार्म यूनिट है, वहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज प्रोड्यूस हो रही हैं, टॉफी बिस्किट से बहुत सारी चीजें अलग अलग बन रही हैं, तो वहाँ के लिए और बहुत सारी स्पेशलिटी भी चाहिए उसके लिए, तो कौन सी उसके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो सूटेबल है, तो वहाँ पे आपको लिखना है कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है और उसी के अगर एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो भी पूछना है वही लिखना है। तो ये सूटेबिलिटी बहुत ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका मतलब होता है ना, डिविजनल स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट और डिवीजन। उसके अंदर क्या होता है, एक ही स्ट्रक्चर होता है, एक ही फंक्शन, और उसको डिवाइड कर देते हैं डिपार्टमेंट्स में। इसमें क्या होता है कि सेपरेट बिजनेस यूनिट्स या डिवीजन्स रख देते हैं, सबकी अलग अलग यूनिट्स हैं छोटी छोटी, और उसके बाद सब अपने अपने लिए वर्क करेंगे। जैसे प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन के लिए, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग के लिए, फाइनेंस वाला फाइनेंस के लिए, तो हर एक अपने अपने यूज के लिए, अपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन के लिए या बिजनेस यूनिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि ये रहा मैनेजिंग डायरेक्टर है, अब इसके बाद वहां पे बहुत सारे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हो रहे हैं,
तो कॉस्मेटिक्स अलग है, गारमेंट्स है, फुटवेयर है, स्किन केयर है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स क्या है, अलग अलग है। कॉस्मेटिक वाला गारमेंट्स के ऊपर कुछ नहीं कर सकता, गारमेंट्स वाला फुटवेयर के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। तो हर एक के लिए सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाना। मैनेजिंग डायरेक्टर था, फिर अलग अलग जो भी वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते थे वो सारे लिए, और उन सारे प्रोडक्ट्स के भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। तो ये होते हैं डिविजनल, कि पहले एक था स्टेप, फिर उसके बाद सारे प्रोडक्ट्स में डिवाइड किया, और उसके बाद उनके भी और बेसिक छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बना दिए। कि गारमेंट्स वाला गारमेंट्स के सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए, वो उसे रिस्पॉन्सिबल होगा, उसे अकाउंटेबल होगा। फिर फुटवेयर के लिए भी ये चारों होंगे, वो फुटवेयर वाले के हेड को आंसरेबल होंगे, ऐसे ऐसे करके। तो इससे पहले जो हमने अभी फंक्शनल वाला देखा, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स नहीं थे। तो डिविजनल के अंदर क्या है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स भी हैं, कि जहाँ पे लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स आर यूज्ड। ठीक है, तो ये सिर्फ उसके लिए जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, फुटवेयर। और उसके लिए क्या था, सिंपल एक ही प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत बड़ी है, तो इसलिए। और स्पेशलाइजेशन आना, तो इसके एडवांटेजेस भी क्या है, स्पेशलाइजेशन होगा कि हर एक जना अपने अपने हेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उससे प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन आएगी। नेक्स्ट है, हर एक हेड जो है डिविजनल हेड्स वो अकाउंटेबल होगा आगे आगे वालों को। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि लगातार अगर वो काम कर पाएंगे तो उससे फ्लेक्सिबल आएगी। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जैसे जैसे नई नई चीजें आती रहेंगी प्रोडक्ट लाइन के अंदर, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन और ग्रोथ होगा। नेक्स्ट वी हैव इज डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, कन्फ्लिक्ट, वो आपस में लड़ सकते हैं कि हम इसके लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम उसके लिए नहीं कर सकते, प्रॉफिट के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, हो सकता है कुछ कुछ काम दो बार या दोबारा से हो जाए। नेक्स्ट वी हैव इज इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद अथॉरिटी, इससे अथॉरिटी और आ जाती है। बताया था ना एक बार, उसके अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज होता है। अथॉरिटी होता है पावर टू यूज। अब अगर कोई भी मैनेजर या सीनियर है और वो अपनी पावर का मिसयूज करे या कोई चीज बोले और मैनेजर के पास वो नहीं है, तो उन्हें वो माननी पड़ती है, जो कि उसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट है सूटेबिलिटी। वो कहाँ पे सूटेबल था, वो वहां पे था जब ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होती है। ये कहाँ सूटेबल है, वेयर लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो वहां पर क्या है सूटेबिलिटी में, वहां पर सिर्फ ये था सूटेबिलिटी में कि बस ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होनी चाहिए, इस वजह से हम उसके डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। और डिवीजन के अंदर क्या है, जब अलग अलग वेराइटी ऑफ चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, तो वहां पर हर एक को और डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ये वहां फॉलो किया जाता है जहां अलग अलग जो वेराइटी की चीजें हैं वो बनाई जाती हैं, और जो फंक्शनल वाला है वो वहां होता है जब ऑर्गेनाइजेशनल लार्ज हो। ठीक है, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसका डिफरेंस भी है सेम, कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये फंक्शंस के बेस पे होता है, ये लाइंस ऑफ सपोर्ट के बेस पे होता है। इसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आती है, इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आती है। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसमें डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है मैनेजमेंट, ये क्योंकि हर एक जो है वो टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट देता है। इसके अंदर थोड़ा इजियर होता है, क्योंकि हर एक के पास चांस होते हैं हेड के पास जाएंगे। अब उसके बाद कॉस्ट, इसके अंदर ये इकोनॉमिकल होता है। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क तो होता है, लेकिन ये कॉस्टली होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पहले हर एक प्रोडक्ट होगा, फिर प्रोडक्ट में फिर से डिपार्टमेंटलाइजेशन रहेगी। अब डिफिकल्ट फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि आपस में ये सब हो सकती है, भैया हम वर्क नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। उसके अंदर डिविजनल में इजी रहता है, क्योंकि हर एक फंक्शन अपनी अपनी चीजों से रिलेटेड ही होता है हर एक प्रोडक्ट के। जैसे कॉस्मेटिक है तो उससे रिलेटेड वही चीजें होंगी, तो इसीलिए। तो ये था इन दोनों के बीच में कंपैरिजन। ठीक है, अब दो तरीके की और होती है ऑर्गेनाइजेशन, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फॉर्मल लोगों के बीच में बनती है। जैसे अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है तो वो क्या होगी, फॉर्मल। इनफॉर्मल रिलेशनशिप क्या होती है, जैसे हमारी और हमारे फ्रेंड की। तो ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप होती है जहाँ पे हम कोई भी अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड या कुछ भी चीजें शेयर कर सकते हैं। फॉर्मल में क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ एक लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो की जाती है, कि जो टॉप वाले होते हैं वो बिलो वालों को ऑर्डर देते हैं या अथॉरिटी फॉलो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, की जो मैनेजमेंट में असाइन किया है कि कैसे हम अपने कोई भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन ही यूज किया जाता है। सिस्टमैटिक मतलब अथॉरिटी लाइन ऊपर से नीचे तक आएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो यही सारे पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। वैसे तो इनके जो फीचर्स या पॉइंट्स हैं वो बहुत ही आसान है। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इट स्पेसिफाइज अ रिलेशनशिप, की इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है कि कौन किसको है, किसके बीच में इंटर रिलेशनशिप है, सब बिल्कुल क्लैरिफाइड होता है, किसको किसे रिपोर्ट करना है। जूनियर वाले सीनियर वालों को रिपोर्ट करते हैं।
अब नेक्स्ट है, इट इज अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन प्लान्स, कि जो भी प्लान्स में होता है और रूल्स और प्रोसीजर्स में लिखा होता है वही सारी चीजें फॉलो होती हैं. नेक्स्ट है, हर एक डिपार्टमेंट जो होता है वो कोऑर्डिनेट और इंटरलिंक्ड होकर रहता है. कैसे इंटरलिंक रहता है? क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है. अगर इनफॉर्मल होगी तो घर की चीजें डिस्कस करते रह जाएंगे. नेक्स्ट है, इट इज डेलिबरेटली डिजाइन बाय टॉप मैनेजमेंट. बेसिकली ये जो होते हैं स्ट्रक्चर्स, ये कौन डिजाइन करता है? सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह टॉप मैनेजमेंट. नेक्स्ट है, इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क टू बी परफॉर्म देन इंटरपर्सोनल रिलेशनशिप बाय द एम्प्लॉयज. ये ज्यादातर किस पे फोकस करते हैं कि हमारा काम कैसे परफॉर्म किया जाए, ना कि इस पे कि हम आपस में एक दूसरे के रिलेशनशिप कैसे इनहेंस करें. नेक्स्ट, इसके फायदे तो बहुत सारे हैं. इससे क्या होता है, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड रहती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप सही रहती है, कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होती. एम्बिग्विटी मतलब हर एक मेंबर की कुछ ना कुछ ड्यूटीज होती हैं और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता. नेक्स्ट है, यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन होकर रहता है. कमांड मतलब रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस, कि हर एक को सिंपल एक ही बॉस से ऑर्डर्स आते हैं. यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रहता है, वरना हर एक दूसरे को ऑर्डर्स देने लग जाएंगे अगर बाई चांस इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो. नेक्स्ट है, इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स. हर एक का, इंडिविजुअल का भी और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, हर एक कोई गोल को अचीव करना चाहता है तो वो आसानी से हो जाता है. नेक्स्ट है, स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि अगर हमें कुछ नहीं आया तो हमें किससे पूछना है, क्या करना है, और हर कोई रूल्स को ही अबाइड करता है यानी फॉलो करता है. नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेशंस. इसकी लिमिटेशंस क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन में कई बार डिलेज आ जाते हैं. डिलेज क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उन्हें हर बार लाइन ऑफ अथॉरिटी यानी चेन फॉलो करनी होती है, जो हमने स्केलर चेन के अंदर पढ़ा था. तो कई बार जो होता है वो डिसीजन मेकिंग में लेट हो जाता है. नेक्स्ट है, पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस में नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट रिकॉग्निशन टू क्रिएटिव टैलेंट. कई बार क्या होता है, हर उसमें अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क नहीं कर रही तो जो नए नए क्रिएटिव टैलेंट्स आते हैं वो रिजिडिटी अपने स्ट्रक्चर्स की वजह से उसे फॉलो ही नहीं कर पाती. कि कईयों के रूल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो इतने रिजिड होते हैं कि जो नया टैलेंट आता है उसे देख ही नहीं पाते. नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन एंटरप्राइज. ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हर एक के रिलेशनशिप को पूरा गवर्न कर सकें या फॉर्मल बना सकें. कुछ कुछ की कंप्लीट पिक्चर हम देखते नहीं हैं और वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी क्रिएट हो जाती है. नेक्स्ट वी हैव दूसरे तरीके की कौन सी होती है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब क्या होता है? इंटरैक्टिंग अमंग पीपल एट वर्क गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज, जैसे हम इनफॉर्मल रिलेशनशिप बोलते हैं. कि जैसे जैसे वो काम कर रहे होते हैं, कुछ जैसे अगर हम ऑफिस में वर्क करते हैं तो कुछ हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और कुछ से हम बहुत ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं. तो वही सारी चीजें हैं इसके अंदर की एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कोई भी लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो नहीं करता. कि अगर कोई हमारा फ्रेंड है हम डायरेक्टली उससे कांटेक्ट कर लेंगे ना, पूछेंगे पहले तेरे से नीचे कौन है, उससे नीचे कौन है, उससे पूछें. तो सेम ऐसी इसके अंदर है. इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? जहाँ पे हम सोशल रिलेशनशिप्स क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉयज आपस में, और वो आपस की बातें भी शेयर करने लग जाते हैं. थोड़ा ऐसा माहौल आ जाता है कि किसी से कोई भी चीज डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं. तो यही. अब इसके फीचर्स क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन originates within the formal organization as a result of personal interaction among the employees. जैसे वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो उससे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है. नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर. इससे क्या होता है? हमारा बिहेवियर जो है वो कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता. कोई भी इंडिपेंडेंट चैनल किसी से भी कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बात कर सकता है, और ज्यादातर इट एमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एंड नॉट डिलिबरेटली. अपने आप ही बन जाता है कि अपने आप पता चल जाता है भैया ये इसका नेचर हमारे जैसा है, इसका नेचर नहीं है, तो ये अपने आप बन जाते हैं. कोई मैनेजमेंट इसे क्रिएशन में कोई पार्ट नहीं होता. नेक्स्ट वी हैव इज, कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप नहीं होती, कोई किसी से भी बात कर लेता है. अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? इनफॉर्मल के इसके तो बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं. क्या क्या एडवांटेज होंगे? हमारे सोशली चीजें फिल्ड हो जाती हैं, हमारा माइंड जो है वो इनहेंस हो जाता है, हम एक दूसरे से चीजें शेयर कर लेते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है. और क्या होता है? फीडबैक बहुत अच्छे से मिलता है. जैसे तुम कुछ पूछो तुरंत जवाब मिल जाएगा. इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है. ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अकम्प्लिश हो जाते हैं क्योंकि रिलेशनशिप बहुत हेल्दी और अच्छी हो जाती है. ठीक है, बस ये सारे इसके एडवांटेजेस. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? डिसएडवांटेजेस हैं, सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है मैनेजमेंट में नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग. अब मैनेजमेंट क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को नहीं मान सकता. भैया ऐसे इनफॉर्मल रिलेशनशिप कैरी करोगे तो हम कैसे वर्क करेंगे? देखो मैंने इसके छोटे 4 पॉइंट्स बनाए. स्प्रेड ह्यूमर्स,
कि एक दूसरे के लिए कुछ भी लड़ाई हो गई या कुछ इधर उधर उल्टी सीधी चीजें फैलाने लग गए, तो ये एक डिसएडवांटेज है। मैं ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, इससे नेगेटिव रिजल्ट क्या आ जाता है, भैया इसने अच्छा कर लिया, एक दो जने दोस्त बन गए, एक दो जने दुश्मन बन गए, इससे नेगेटिव रिजल्ट आ जाते हैं। मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ज्यादातर किस पे ध्यान दिया जाता है, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे, लेकिन मेन ऑर्गेनाइजेशन गोल के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल के गोल्स ऐसे बनाने चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ साथ अचीव हो जाए, ना कि अपने ही गोल्स पे ध्यान देना। नेक्स्ट है नो सिस्टमैटिक वर्किंग। अब वैसे तो सिस्टमैटिक वर्किंग होती है कि यहाँ रूल्स बने हुए हैं, तो भैया हम अगर जूनियर लेवल पे वर्क करें तो सीनियर लेवल को अथॉरिटी है। अब अगर जूनियर और सीनियर लेवल वाले आपस में इनफॉर्मल वे में बिहेव करें तो कोई सिस्टमैटिक वर्किंग ही नहीं होगी, कोई भी जूनियर वाला उससे लड़ने पहुंच जाएगा अगर कुछ लड़ाई हुई तो ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वी हैव इज डेलीगेशन। डेलीगेशन अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय बाय।